नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म्स जो हमको जानना ज़रूरी है जब हम अकाउंटिंग करने जाएं उससे पहले। तो प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ कि आपका वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म्स को हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा पहला टर्म आता है वो आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड। ये कंसेप्ट हम हमारी पिछली क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं कि अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है। ये अप्रैल महीने से लेकर नेक्स्ट ईयर का मार्च तक होता है। यूजुअली आपका 12 महीने का होता है। द टाइम पीरियड फॉर विच अ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जी हाँ, इन शॉर्ट कि हम अप्रैल, जैसे मैं अभी का एग्जांपल लेता हूँ, अप्रैल 2023 से लेकर आपका जो मार्च 2024 है, ये हमारे लिए क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। और हम अपना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो इस पीरियड का बनाएंगे, अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24। ठीक है, ये 12 महीने का इसलिए लिया जाता है क्योंकि 12 महीने में आपके सारे सीजन्स कवर होते हैं, सारे फेस्टिवल्स कवर होते हैं, सब कुछ कवर होता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको 12 महीना लिया जाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो याद रखिएगा, इसको हम एक और बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर को हम बहुत बार फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो अगर आपके सामने कभी पिक्चर में आ जाए फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो समझ लीजिए वो अकाउंटिंग ईयर 23-24 की बात कर रहा है। आपको एक चीज़ और बता दूं, एक और कंसेप्ट आपका आता है कैलेंडर ईयर, जो होता है आपका, आपको पता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से होता है, करंट ईयर अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक। ठीक है, नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट सोच रही है कि वो जनवरी से दिसंबर को ही अकाउंटिंग ईयर में कन्वर्ट कर दे, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। कई सालों से उसके ऊपर विचार कर रही है गवर्नमेंट कि हम ऐसे कर दें। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी हाँ, हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि आप अकाउंटिंग कौन से तरीके से करोगे, जिसमें हमने देखा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ज़्यादा सही कौन सा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमने एक डिसएडवांटेजेस ये देखा था कि वो एक्चुअल कैश के फ्लो को नहीं पकड़ता। वो क्या करता है, वो उस एक पर्टिकुलर पीरियड का जो भी खर्चा या जो भी इनकम उसको रिकॉर्ड कर देता है, फिर चाहे उस पर्टिकुलर खर्चे या इनकम से पैसा आया हो या गया हो, वो इतना फर्क नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आया और कैश कहाँ कहाँ पर गया। तो उस चीज़ के लिए हम बनाते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग अ बिजनेसेस कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पर गया, बेसिकली ये उसको फोकस करता है। कैश फ्लो आपका 3 टाइप, इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से पैसा आ सकता है, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और तीसरी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक बिजनेस में ये 3 ही एक्टिविटीज़ होती हैं जहां पर पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूं, सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान खरीदा, सामान बेचा, स्टाफ को सैलरी दिया, रेंट का पेमेंट किया। ये सब क्या है, ये सब मेरे बिजनेस का जो मैं एक ऑपरेशन चला रहा हूं उससे रिलेटेड खर्चा है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है, लेट सपोज मैं एक ट्रेडर हूं, तो ट्रेडर का मेन ऑपरेशन क्या होगा, माल खरीदेगा, माल बेचेगा। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, फिनिश गुड्स बनाऊंगा, मार्केट में उसको बेचूंगा। तो ये सब मेरी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक बिजनेस में उसकी जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पर गया, उस चीज को कौन ट्रैक करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक सेगमेंट आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वहां पर हम सब कुछ देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, तो अगर लोन ले रहे हो तो आपके पास बैंक से या बाहर लेंडर से आपके पास पैसे आए, कैश का इनफ्लो हुआ
और उसी लोन के अगेंस्ट में जब आप ब्याज का पैसा पे करते हो, आप इंटरेस्ट का पेमेंट पे करते हो, तो आपका क्या होता है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम उसको भी यहां पर देखते हैं। बहुत जरूरी है किसी एक कंपनी की ओवरऑल पिक्चर को एनालाइज करने के लिए ये पता लगाओ कि वो पैसे अगर जा रहा है उस कंपनी से तो कहां पर जा रहा है। उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ज्यादा खर्चा हो रहा है कि उसने जो ब्याज लिया है, जो लोन लिया है, वहां पर फालतू ज्यादा पैसा जा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है आपका। एंड लास्ट आपका होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपके पास पैसा है, लेट्स सपोज आपके पास सरप्लस 1 करोड़ रुपए हैं। अब आपने उस पैसे को क्या किया, आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया। लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब जो आपने इन्वेस्ट किया, उस कंपनी के शेयर्स का आपको डिविडेंड मिला, तो जब डिविडेंड इनकम हुई तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया आपको। तो ये होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे देखिए आपका आता है इनकम स्टेटमेंट। जी हाँ, इनकम स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने यहां पर रिलायंस के कंपनी में 100 शेयर्स मैंने बाय किया। बाय किया मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्ट किया, और जब मैं इन्वेस्ट किया तो यहां से मेरा कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब फ्यूचर में जो मेरा इन्वेस्टमेंट था मैंने उसको बेच दिया, तो जब बेच दिया तो बदले में पैसा आया। वो पैसा कहां से आया, क्या मैंने नॉर्मल बिजनेस किया, मैंने नॉर्मल ऑपरेटिंग किया, नहीं। क्या मैंने बैंक से लोन लिया, नहीं। वो पैसा क्या चीज का आया, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वही पैसा मुझे वापिस मिला। तो जब इसको बेच दोगे तो वहां पर से आपके पास क्या आएगा, आपका वही इन्वेस्टमेंट आपने बेचा और वहां से आपका कैश का इनफ्लो होगा। समझ में आया आप लोगों को। ये टोटल आपका बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस में 3 कैटेगरी होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब आपका जो मेन काम है। लेट्स सपोज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, लेट्स सपोज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपका मेन ऑपरेशन किसमें होगा, आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करोगे, उसमें लेबर को लगाओगे और उसमें कुछ प्रोसेस करके आप उससे फिनिश गुड्स बनाओगे और उसको सेल करोगे, और सेल करके फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। तो आपके बिजनेस में इन एक्टिविटीज के ऊपर पैसा जाएगा भी और इन्हीं एक्टिविटीज से पैसा आएगा भी। कब आएगा, जब माल बेच दोगे तो उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो कैश का इनफ्लो हुआ। कहां से हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ। और जब आप ये रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, आप लेबर को पेमेंट कर रहे हो, आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, उन चीज पे जब आप पेमेंट करते हो उनको, आपने फैक्ट्री में एक मशीनरी चलाई जहां पर आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो और आउटपुट बन के निकल रहा है। तो जो मशीनरी चल रही है उस पे जो डीजल का खर्चा हुआ, जो पावर का खर्चा हुआ, उस मशीन के आसपास जो सुपरवाइजर लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, आप उनको जो पेमेंट कर रहे हो, ये सारा का सारा आपके यहां से कैश का आउटफ्लो हुआ। तो कौन सी एक्टिविटी में हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हुआ। तो आपके बिजनेस में एक एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग। तो कैश फ्लो हमको बताता है कि आपका इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश आया कितना एक्चुअल में और कैश गया कितना एक्चुअल में। दूसरा आपका होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या बोलता है कि आपने कहीं से अगर लोन लिया तो आपने फाइनेंस में पैसे लिए ना, आपने कहीं से लोन लिया तो पैसे आपके दुकान में आए, आपके बिजनेस में पैसा आया, तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो। और जब इसी लोन के अगेंस्ट में आप क्या करते हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, ईएमआई का पेमेंट करते हो या लोन का पूरा रीपेमेंट करते हो, तब यहां से आपके पास से कैश जाता है। तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। तो आपको क्या बताएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि क्या हमने कुछ लोन लिया है, क्या अगर लोन लिया है तो कहां कहां से लिया, कितना लिया एक्चुअल में, वो आपको पता चलेगा। क्या उस लोन के अगेंस्ट में कुछ ब्याज दिया है, क्या कुछ लेट फाइन दिया है, क्या लोन का रीपेमेंट किया है क्या एक्चुअल में, वो चीज आपको यहां पर देखने मिलेगा।
तो कैश फ्लो बेसिकली आपका एक्चुअल कैश का मूवमेंट दिखाता है, एक्चुअल कैश का मूवमेंट दिखाता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये वो एक्टिविटी है जहां पर आप कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करते हो। जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपके यहां से पैसे चले गए, उस पर्टिकुलर एसेट, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए आपने पैसे दिए। मान लीजिए मैं एक दुकान गया, एक ज्वेलरी दुकान, और मुझे वहां पर एक सोने की चेन पसंद आ गई। तो सोने की चेन मैं जब खरीदने जाऊंगा तो सोने की चेन तो मेरे पास आ गई, लेकिन बदले में मेरे पास से कैश चले गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, क्या आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है क्या? अगर इन्वेस्ट किया है तो जो पैसा आपने दे दिया वो आपका यहां पर आएगा। तो जब इन्वेस्ट करोगे तो कैश आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो गया। और उसी इन्वेस्टमेंट पे जब आपको लेट सपोज इंटरेस्ट इनकम होगी, या आपको डिविडेंड इनकम होगा, या फिर वो जो इन्वेस्टमेंट था वो आपने पूरा बेच दिया और पूरा बेचकर पैसा ले आए, तो ये सबसे आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। समझ में आया? तो बेसिकली एक बिजनेस में ये तीन ही एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन तीनों एक्टिविटी में कहां पर एक्चुअल में ज्यादा पैसा आ रहा है, कहां से ज्यादा पैसा जा रहा है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप उस बिजनेस को अच्छे से समझ पाओगे। वरना क्या होगा, वरना मैं मतलब कोई भी कंपनी आपको बुद्धू बना सकती है। कैसे? आपको कंपनी बोलेगी कि मेरे पास अभी कैश में 100 करोड़ रुपए हैं। आपको कंपनी बोलती है कि मेरे पास कैश में 100 करोड़ रुपए हैं। अब आप बताइए, सिर्फ इतना देख के आपको क्या लगेगा उस कंपनी के बारे में? आपको लगेगा यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, 100 करोड़ रुपया रखी है वो भी कैश में, तो कितनी बड़ी कंपनी होगी, बहुत अच्छी कंपनी है, चलो हम भी अपनी जमा पूंजी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ऐसे लगेगा। लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो तो पता क्या चलता है कि कंपनी अपने सारे इन्वेस्टमेंट, कंपनी के जो भी थे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब कुछ कंपनी बेच दी और बेचकर खाली कैश लेके बैठी है। अब आप खुद सोचिए, जिसके पास खुद का घर नहीं है, खुद की ऑफिस नहीं है, वो बिजनेस क्या करेगा कल? अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो आपका पैसा डूब सकता है। सीन 2, मान लीजिए कंपनी ने जो पैसा दिखाया 100 करोड़, ये कंपनी लोन में लेके आई है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास लोन से पैसा आया है। तो भैया लोन से आप 100 करोड़ ला के बैठे हो और हमको बता रहे हो कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, तो आप तो हमको ठगने की कोशिश कर रहे हो। आपका नॉर्मल प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट हम अगर देखें, हमको ये पता नहीं चल रहा है कि वो कहां से आया। लेकिन जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा तो पता चल गया फाइनेंस वाली एक्टिविटीज में आपने बैंक से 100 करोड़ रुपया लिया। तो इतना इन डेप्थ आपको नॉलेज देता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, ये कि एक्चुअल कैश का कहां से मूवमेंट हो रहा है, आया गया, कहां से आया कहां से गया, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये टोटल होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, जी हां, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस से आपको क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, वो जो स्टेटमेंट आपको देता है वो आपका होता है इनकम स्टेटमेंट। अगर इन जनरल बोलूं तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपका इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। It is a financial statement showing a business's income and expenses in a period of time. एक पर्टिकुलर समय में आपके पास कहां से पैसे आए, कहां से पैसे गए और बैलेंस क्या बचा, ये आपको बताएगा इनकम स्टेटमेंट। मतलब आपके पास सेल्स करके पैसे आए, लेट्स सपोज 100 रुपए, आपके पास खर्चे हो गए, आपने परचेस किया 80 रुपए का, आपने स्टाफ की सैलरी दी 10 रुपए का, एंड बैलेंस आपके पास बच गया 10 रुपए का प्रॉफिट। तो ये जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपका है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एक टर्म है आपके लिए, वो है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब आपके पास जितने भी एसेट्स हैं और आपके पास जितनी भी लायबिलिटीज हैं, एक पर्टिकुलर डेट में वो कितना है वो सारा एक शीट में हम लिख कर देते हैं। हमारे एसेट का क्या बैलेंस है, हमारी लायबिलिटीज का क्या बैलेंस है, हम एक शीट में लिख के देते हैं, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था एक इक्वेशन, जहां पर हमने देखा था क्या, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या कैपिटल, हमने देखा था ये चीज। तो बैलेंस शीट है ये बेसिकली, ये एक तरफ आपका एसेट है, एक तरफ आपकी लायबिलिटी एंड इक्विटीज है। तो ये कहां पर कितना कितना है, कौन कौन सा कितना एसेट है,
कौन कौन सी कितनी लायबिलिटी है, ये सारा जब हम एक स्टेटमेंट में डाल देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बैलेंस शीट। तो देखिए, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग अ बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी, एक पर्टिकुलर बिजनेस का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है और इक्विटी कितनी है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या पोजीशन है। इन जनरल आप इसको ऐसे भी समझिए कि एक बिजनेस के पास टोटल उसके एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है वो कौन बताता है, वो बताता है बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे मान लो ये एक इंडिविजुअल का भी बनता है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका बैलेंस शीट आपको बनाना पड़े तो आप अपना बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनाओगे, ये आपका एसेट का लिस्ट रहेगा, ये आपका लायबिलिटी का लिस्ट रहेगा। आप बताओगे कि भैया मेरे पास घर है, मेरे पास बिल्डिंग है, कितने रुपए की बिल्डिंग है, जब मैंने बनाया था लेट्स सपोज वो 20 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। आज मेरे पास बैंक में बैलेंस है, कितना रुपया है मेरे पास बैंक में, लेट्स सपोज 60 लाख रुपए हैं। आज मेरे पास फर्नीचर भी है घर में, कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का। आज मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है जो मैंने लैंड के रूप में किया हुआ है, मैंने इंडिया में लैंड खरीद के रखा हुआ है 2 करोड़ रुपए का। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका एसेट हो गया। तो कुल मिलाकर टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 करोड़ 90 लाख रुपए, 2 करोड़ 90 लाख रुपए, ये आपका क्या हो गया टोटल एसेट। और फिर इसी के बगल में आप अपना कैपिटल दिखाओगे, भैया इतना मेरा पैसा लगा हुआ है, कितना, 2 करोड़ 90 लाख रुपए। तो ये जो आपने बनाया, जहां पर आपने आपके सारे एसेट का बैलेंस बताया, कौन सा एसेट का कितना बैलेंस है और कौन सी लायबिलिटी का कितना बैलेंस है, ये जो बना रहे हो ये क्या है, ये आपका बैलेंस शीट होता है। ठीक उसी तरीके से ये चीज आपको बनाना पड़ेगा आपके बिजनेस का। एट द ईयर एंड 31 मार्च 2024 को मेरा बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी में मेरा अपना पैसा मतलब इक्विटी कितना है और बाहर वालों का कितना है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि वैसे तो ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन है बहुत जरूरी, क्योंकि इसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बनेगा। हमारी अकाउंटिंग की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां पर क्या लिखा था, अकाउंटिंग इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो रिकॉर्डिंग वाला काम कौन करता है, जर्नल। क्लासिफाइंग वाला काम कौन करता है, लेजर। और समराइज वाला काम कौन करता है, आपका अपना ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपके बिजनेस में आपने जितने भी अकाउंट खोले हुए हैं, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स, जितने भी अपने अकाउंट खोले हैं, वो हर एक अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचा होगा साल के आखिर में, वो सबको आप एक स्टेटमेंट में लिख देते हो, जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। हमारी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल इसका अप्रोच दिखाऊंगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी में उसका ट्रायल बैलेंस कैसे दिखता है और हम उसको किस तरीके से यूज करके हम अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जब मैं बात करूं फाइनल अकाउंट की, तो इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब बनाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, देखिए, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग अ लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस टू चेक फॉर एक्यूरेसी बिफोर रिपोर्टिंग। जी हाँ, यहां पर क्या होता है कि आप आपके अकाउंट्स का चेकिंग करते हो बिफोर रिपोर्टिंग, मतलब फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप उसको अगर चेक कर लेते हो क्या सब कुछ सही है कि नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपका टोटल एसेट इज इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये होना चाहिए। इसको मैं एक और टर्म में बोलूं, एक और वर्ड मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में वर्ड होते हैं डेबिट और एक वर्ड होता है क्रेडिट। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होना चाहिए। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ये चीज भी अपने आप में वेरीफाई हो जाता है कि मेरे पास जितने भी अकाउंट हैं जिसके डेबिट बैलेंस हैं और जितने भी अकाउंट हैं जिसके क्रेडिट बैलेंस है, वो दोनों मेरा सेम होगा। और अगर ये सेम है तो मतलब मैं अकाउंटिंग सही कर रहा हूं, और अगर इसमें डिफरेंस आ गया तो पता लगाओ कहां पर गलती है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको उस समय। फिर आपका आता है डेप्रिसिएशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जब आप यूज करते हो, यूज करने से उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो जितनी वैल्यू उसकी गिरी उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस, किसी भी एक एसेट की कीमत में जो गिरावट आती है, उस गिरावट आने को ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, लेकिन ये ऐसा खर्चा है जहां पर आपके पास एक्चुअल में कैश नहीं जाता,
तो इट इज एन नॉन कैश एक्सपेंसेस, इट इज एन नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए कि जब प्रॉफिट लॉस बनाओगे ना नॉर्मल एक्रूअल बेसिस पे, तो आप डेप्रिसिएशन को एज अ खर्चा मानोगे, यानी कि आपका खर्चा हो गया और आपका प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन एक्चुअल में डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसका इंपैक्ट आपको कहां देखने मिल जाएगा, जब आप कैश फ्लो देखोगे। कैश फ्लो में आपको पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन नाम का कोई खर्चा है ही नहीं, कैश में हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। और अगर आप हमारा फुल कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट के थ्रू या हमारे अपने ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। जर्नल, अभी भी हमने बताया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि आप जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, फर्स्ट टाइम जहां रिकॉर्ड करते हो, जो ओरिजिनल एंट्री होती है उसे हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल। मतलब जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ आपको उसको रिकॉर्ड करना है, तो कहां रिकॉर्ड करोगे, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। माइंड में बिठा लीजिए, कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो उसको हमको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद ही हम उन सारी एंट्रीज में से कुछ कुछ एंट्रीज को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और उसके बाद फिर समराइज करेंगे। तो वो करने के लिए हमको ओरिजिनल बुक में तो सारा एंट्री चाहिए, तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है वो आपका जर्नल होता है। आपको बता दूं, जब हमारा प्रैक्टिकल वाला चीज स्टार्ट होगा तो पहला प्रैक्टिकल इसी टॉपिक के ऊपर स्टार्ट होगा, जर्नल का। तब हम जर्नल बनाना सीखेंगे और उसका क्या यूज होता है वो भी सीखेंगे। अभी के लिए इतना जानिए, जर्नल मतलब क्या, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, जहां पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। और जब हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया तो इसी रिकॉर्ड में से हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे लेजर में क्लासिफाई करने के लिए। तो लेजर एक क्या होता है, इट इज एन अकाउंट, जो हम कल की क्लास में पढ़े थे, अकाउंट, ए बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर समराइज्ड एंड पोस्टेड। मतलब हम क्या करते हैं, जितनी भी जर्नल में एंट्रीज हैं, तो जो कॉमन एंट्रीज हैं उन सबको एक कॉमन अकाउंट में हम शिफ्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं, यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर रेंट, यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ पर फिर रेंट, फिर सैलरी, ऐसे अलग अलग मेरे खर्चे मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो सैलरी का खर्चा ये सारा मैं एक जगह रिकॉर्ड करता हूँ सेपरेट सैलरी अकाउंट में। इतनी तारीख को इतना रुपया खर्चा हुआ, इतनी तारीख को इतना खर्चा हुआ, इस तरीके से जो मैं कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये मेरा एक लेजर है। तो लेजर मीन्स व्हाट, लेजर मीन्स ए बुक ऑफ अकाउंट्स, ए बुक ऑफ अकाउंट्स, जहां पर हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को समराइज करके लिखते हैं। समझ में आ गया आपको? प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा तब आप इसको लिंक कीजिएगा। अभी के लिए बस आपके माइंड में ये रखिए कि लेजर बोलकर भी कुछ होता है, जर्नल बोलकर भी कुछ होता है। ये ऐसा वर्ड है जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जब आता है आपका ऑडिट करने के लिए बार बार आपको बोलता है, प्रोविजन बनाए हो, सब प्रोविजन सही से बनाए हो, मुझे प्रोविजन का लिस्ट दीजिए, है कि नहीं। तो ये प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन अ लायबिलिटी दैट इज एस्टिमेटेड बट नॉट सर्टेन। जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं लेकिन वो सर्टेन नहीं है कि कितनी होगी, क्या होगी। लेट सपोज मुझे लग रहा है कि मैंने एक काम किसी से करवाया था जिसका बिल अभी तक आया नहीं है, तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि भैया उसको मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कितने होंगे वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो मैं एक अप्रॉक्स एक पैसा बना लेता हूं। लेट सपोज मैंने कुछ एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ली है, मेरी ऑफिस की एक बिल्डिंग बन रही है, तो ये बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से काम लिया है जो कि मेरा बिल्डिंग बना रहा है। तो आज 31 मार्च की तारीख है और मुझे पता है कि मुझे इसका खर्चा होगा, मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आज तो नहीं कर रहा, नियर फ्यूचर में करूंगा। लेकिन नियर फ्यूचर में जो मैं खर्चा करूंगा, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आज मैं यहां पर हूं, यह आज 31 मार्च है, ठीक है। अब दूसरे दिन से 1 अप्रैल आ गया, दूसरा साल आ गया, तो जो यहां पर आपका खर्चा हुआ था उसका पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर में करने वाले हो। तो यहां पर 31 मार्च को आप देख रहे हो कि फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, पेमेंट तो करना है, लेकिन कितना करना है वो पूरा एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एस्टिमेट बना लेता हूं, क्योंकि ये जो भी खर्चा है जो मैं अगले साल पेमेंट करने वाला हूं वो इसी साल खर्चा हो चुका है, वो खर्चा इसी साल के लिए है।
तो इस साल का जब मैं प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, जब मैं सारी अकाउंटिंग करूंगा, तो इसी साल मुझे एक खर्चे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो खर्चा क्योंकि इसी साल का है, इसीलिए इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो एक्चुअल में मनी स्पेंट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाता है? मेरा प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या है? इट इज एन लायबिलिटी दैट इज एस्टिमेटेड, जो आप एस्टिमेट कर रहे हो, बट नॉट सर्टेन, जो आपकी सर्टेन नहीं है कि कितना होगा। ठीक है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट आपका आता है रेवेन्यू। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस वर्ड को। रेवेन्यू मीन्स व्हाट? द इनकम दैट अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। एक बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन होता है, उससे जो पैसे कमा रहा है, वो उसका रेवेन्यू, वो उसका इनकम। ठीक है। हाँ, ये तो बहुत सिंपल था। प्रोविजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आता है आपका एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस, अब ये क्या है? देखिए, एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड। मतलब ये खर्चा तो हो गया है, लेकिन आपने उसको पे नहीं किया है। वो हो गया आपका क्या? एक्रूड एक्सपेंस। जैसे कि मान लीजिए आप आपकी एक ऑफिस ले रखे हो, आपने एक ऑफिस ले रखी है रेंट पे, या आपकी खुद की ऑफिस नहीं है, तो जो ऑफिस आपने ले रखा है, उस ऑफिस का आप क्या देते हो? आप लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट करते हो। आज आ गया 31 मार्च, तो 31 मार्च को आप देख रहे हो कि आपने जो मार्च महीने में जो ऑफिस को यूज किया है, उसका खर्चा तो हो गया है, आपने पेमेंट नहीं किया है। मतलब आपके सर के ऊपर एक खर्चा हो चुका है, एक्सपेंस इनकर्ड, ऑलरेडी वो हो चुका है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है। तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका एक्रूड एक्सपेंसेस। एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड, जो हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, जो पूरा 100% हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया है, वो आपका क्या कहलाता है? एक्रूड एक्सपेंसेस। तो मुझे बताइए, एक्रूड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? एक्रूड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? कितने लोग कहते हैं एसेट है? प्लीज रेज योर हैंड। एक्रूड एक्सपेंसेस, नो वन। कितने लोग कहते हैं कि ये लायबिलिटी है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, परफेक्ट। मतलब मैं जो बोल रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच समझने के लिए। तो यस, एक्रूड एक्सपेंस ये हो गया है और इसके बदले फ्यूचर में मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। इसी से रिलेटेड एक्रूड रेवेन्यू मतलब क्या? ये इनकम हो तो चुकी है लेकिन मुझे मिली नहीं है। देखिए, रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ये अर्न हो गई है, मैंने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। देखिए, बात बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है, पढ़ने में आपको डाउट लगा। ये एक्रूड रेवेन्यू देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्ट होगा, मैं फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या बोल रहा है? रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्न्ड, आपने कमा लिया, बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन मिला नहीं है भाई, बट मिला नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं 2023, 1 जनवरी 2023 को आपने एक फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में किया, कितने रुपए का? 1 करोड़ रुपए का, और बैंक आपको कहती है कि हम आपको 12% का इंटरेस्ट देंगे। लेकिन 1 साल बाद आपका जो 1 करोड़ का एफडी है उसमें 12% का ब्याज मिलकर 12 लाख हो जाएगा, और आप 1 साल के बाद आइएगा और 1 करोड़ 12 लाख रुपए ले जाइएगा। ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, यही होता है। अब देखिए, इस 1 जनवरी से लेकर इसका 1 साल कब कंप्लीट होगा? इसका 1 साल कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2023 में, इसका 1 साल कंप्लीट तब होगा। लेकिन अगर आप गौर से देखो, यह हमारा 1 जनवरी 2023 और यह हमारा 31 दिसंबर 2023, ठीक है। इस दौरान बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया 31 मार्च 2023, जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर आपका ये जो हिस्सा है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। यानी कि इस दौरान 31 मार्च आ गया और यहां पर आप देख रहे हो कि भैया ये जो 1, 2, 3 महीने था, ये 3 महीने का जो ब्याज है जो मैंने एफडी के ऊपर कमाया वो मैंने कमा लिया है,
लेकिन अभी तक बैंक ने मेरे को नहीं दिया है। बैंक कब देगा? बैंक आपको इस डेट पे देगा। तो यहां पर अगर मैं इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर 12% इंटरेस्ट को काउंट करूं तो इसका मतलब क्या हो गया? 1% पर मंथ ऑन एन एवरेज। तो यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने का कुल मिलाकर 3 लाख रुपए, ये वो ब्याज है जो मैंने कमा लिया लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं है। तो ये मेरे लिए एक्रूड रेवेन्यू। समझ में आया आप लोगों को? प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत ही सिंपल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ये वो खर्चा है जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है लेकिन उसके बदले में आपने बेनिफिट नहीं लिया। मतलब जैसे मान लीजिए रेंट का पैसा है, मैं जो ऑफिस ले रखा हूं उसका रेंट में दे रहा हूं, तो मार्च महीने मैंने पूरा यूज किया और उसके बाद मैंने अप्रैल महीने में रेंट पे कर दिया। तो ये तो नॉर्मल सिनेरियो हो गया। यहां पर कोई मैंने पहले से पेमेंट नहीं किया क्योंकि मैं पूरा मार्च उस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया हूं, उसके बाद उसका रेंट पे किया हूं। लेकिन हमारे सीन में यहां पर क्या हो गया, जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि भैया आपको अगर अप्रैल महीने में अगर आपको उस प्रॉपर्टी को यूज करना है तो आप पहले ही, अप्रैल महीना शुरू होने के पहले ही, लेट्स सपोज मार्च में ही आप हमको पेमेंट करो। किस चीज का? रेंट का पेमेंट करो। कौन से पीरियड के लिए? अप्रैल महीने के लिए। मतलब फ्यूचर वाले पीरियड के लिए आज पेमेंट करो, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए आज प्रीपेड करो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब आप मेरे को बताइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? कितने लोग कहते हैं एसेट है? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि लायबिलिटी है? नो वन। ओके, अब देख रहे हैं यही होता है एक्सपीरियंस का क्वालिटी। अब आप लोग इतने एक्सपीरियंस हो, आप ये कंसेप्ट एक बार में समझ गए। अगर यही कंसेप्ट में जस्ट 11th के बच्चों को पढ़ाता तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते। तो दैट्स द साइन ऑफ मैच्योरिटी। तो मुझे भी आप लोगों को पढ़ाकर बड़ा मजा आ रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? आपके लिए एसेट है जो आपने आज खर्चा कर दिया, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। तो एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड फॉर बट नॉट इट इनकर्ड, आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन वो खर्चा इनकर ही नहीं हुआ है। आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन वो अभी तक आपका इनकर ही नहीं हुआ है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, अर्नड रेवेन्यू। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जी हाँ, आपने कभी कुछ इनकम एडवांस में रिसीव कर ली लेकिन अभी उसके बदले में काम करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एडवोकेट है जिसने आपका एक केस लिया और बोला कि भैया आपका केस चलेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलेगा, आई डोंट नो, तो मुझे आप आज ही पेमेंट दे दो। आपका केस जब तक आप नहीं जीतोगे तब तक मैं लड़ूंगा। तो उसने आपसे 10 लाख रुपए फीस ले लिया। तो जो 10 लाख रुपए उसने फीस ले लिया वो अर्न रेवेन्यू है। पैसा तो आ गया लेकिन भैया उसके बदले में मुझे फ्यूचर में बहुत बार आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो अर्न रेवेन्यू, ये आपने अर्न ही नहीं करी, अर्न रेवेन्यू, इनकम रिसीव्ड, आपने ले लिया पैसा लेकिन एडवांस में लिया है और इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। सुनाओ, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब इस टाइप के और भी बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स आएंगे हमारी आगे की जर्नी में, जो हम जब आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। फिर आज तक जो हमने देखा ये कुछ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो फ्रिक्वेंटली आपके सामने आएंगे और आपका इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का सेगमेंट। नेक्स्ट जो क्लास होगी तब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल वाला पार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।